हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट सेकंड। पेपर है आपका फर्स्ट वास्तविक विश्लेषण। ठीक है, वास्तविक विश्लेषण। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नया टॉपिक स्टार्ट किया था, क्रम अभिग्रह। वो हमने पढ़ा सबसे पहले क्षेत्र क्या होते हैं, क्षेत्र अभिग्रहित। तो हमने बताया था कि क्षेत्र अभिग्रहित वो होते हैं जिनमें दो द्विआधारी संक्रिय कम से कम ऐसे समुच्चयों को हम क्षेत्र बोलेंगे जिनमें कम से कम दो अवयव होने चाहिए। अगर दो से कम अवयव हैं किसी समुच्चय में तो वह कभी क्षेत्र बन ही नहीं सकता। कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है कि दो हमारे पास क्या होने चाहिए, अवयव होने चाहिए। उसके बाद हमने बात की कि दो द्विआधारी संक्रियाएं होती है, उसमें कौन कौन सी? योग के लिए और गुणन के लिए। तो योग के लिए 4 प्रॉपर्टी थी और गुणन के लिए 4 प्रॉपर्टी थी और एक प्रॉपर्टी थी बंटनता वाली। तो यानी अगर कोई भी समुच्चय इन 9 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे वह समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारे पास क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा क्रम अभिग्रहित। क्रम अभिग्रहित में हमने पढ़ा था कि विनियोगी नियम, उसके बाद संक्रामक नियम, उसके बाद योज्य एकदिष्ट नियम, उसके बाद गुणन एकदिष्ट नियम। ये हमने पढ़ा थे क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें आगे तो अब आता है क्रमित क्षेत्र। क्रमित क्षेत्र, क्रमित क्षेत्र। क्रमित क्षेत्र क्या होता है? क्रमित क्षेत्र की बात करें तो पहला पॉइंट है, यदि कोई क्षेत्र क्रम अभिग्रहित की चारों शर्तों को, चारों नियमों को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है तो वह क्रमित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वह दूसरा क्या है? देखो, इसका मतलब ये हुआ क्रम अभिग्रहित, जो अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट में करवाए थे। कौन कौन से करवाए थे? एक तो विनियोगी नियम करवाया था, एक संक्रामक नियम करवाया था, एक योज्य एकदिष्ट नियम करवाया था और एक करवाया था गुणन एकदिष्ट नियम। अगर कोई भी समुच्चय अगर इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जो क्या होगा, विनियोगी भी होगा, संक्रामक भी होगा, एकदिष्ट योज्य भी होगा और क्या होगा हमारे पास, गुणन एकदिष्ट भी होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलेंगे हम क्षेत्र, बोलेंगे क्रमित क्षेत्र। दूसरी क्या है परिभाषा इसकी? यदि क्षेत्र F में, यदि क्षेत्र F में धनात्मक वर्ग P, धनात्मक वर्ग P विद्यमान हो तो F को क्रमित क्षेत्र कहते हैं। F को क्रमित क्षेत्र कहते हैं। या तो ये कंडीशन लिख लो या ये कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कह देंगे वह समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारे पास क्रमित क्षेत्र कहलाता। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, धनात्मक वर्ग। धनात्मक वर्ग क्या होता है? तो अब इसके बारे में परिभाषा लिखेंगे, धनात्मक वर्ग की परिभाषा लिखेंगे। धनात्मक वर्ग, धनात्मक वर्ग क्या होता है? देखो, धनात्मक वर्ग क्षेत्र F का एक अरिक्त उपसमुच्चय P धनात्मक वर्ग कहलाता है यदि निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है।
यानी कोई हमारे पास क्षेत्र f का एक अरिक्त उपसमुच्चय, यानी अगर आपको कोई क्षेत्र दे दिया f, यानी आपने क्या किया, कोई समुच्चय दिया आपको, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वो क्षेत्र है या नहीं है। मान के चलो आपने चेक किया और वो क्षेत्र मिल गया, यानी वो 9 की 9 प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो उप समुच्चय बनाएंगे, अब उस क्षेत्र में से यानी उप समुच्चय में से क्या कुछ क्या बनाएंगे, उप समुच्चय बनाएंगे। तो वो निम्न कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक वर्ग। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं देखो। कौन कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू p, इम्प्लाइज x प्लस वाई बिलोंग्स टू p, कॉमा x y बिलोंग्स टू p। दूसरी कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू p, इम्प्लाइज x डॉट y बिलोंग्स टू p, x y बिलोंग्स टू p। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगी, क्या है दूसरी, यदि 0 डज नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू f, तब या तो x बिलोंग्स टू p या माइनस x बिलोंग्स टू p। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उप समुच्चय बनाए, मान के चलो आपको कोई क्षेत्र दे दिया, यानी आपको कोई समुच्चय दे दिया और आपने समुच्चय को चेक किया कि वह क्षेत्र है या नहीं है। मान के चलो अगर वो क्षेत्र हो जाता है, यानी अगर वो 9 की 9 प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो वो क्षेत्र हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उस समुच्चय में से क्या बनाओगे, एक उप समुच्चय बनाओगे। और उप समुच्चय को क्या नाम दिया, पी नाम दिया है मैंने। उप समुच्चयों का क्या नाम दिया, पी नाम दिया है। तो यदि आप पी में से दो अवयव ले रहे हो, एक्स और वाई, उन दोनों का योग भी किस में होना चाहिए, पी में होना चाहिए। और अगर आप एक्स उसमें से ले रहे हो, पी, ये पी है, एक्स पी में से ले रहे हो, तो माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, उस पी में विद्यमान होना चाहिए। तो हम कहेंगे वह क्या होगा, हमारे पास होगा धनात्मक वर्ग। क्या होगा हमारे पास, धनात्मक वर्ग। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब एक प्रमेय आती है आपके पास, यानी सिद्ध करना है कि प्रत्येक क्रमित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। यानी जो हमारे पास क्रमित क्षेत्र होता है, क्रमित क्षेत्र की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, यानी ऐसा क्षेत्र जो क्या हो, एक तो या तो धनात्मक वर्ग को विद्यमान रखे, या वो चारों की चारों जो क्रमित क्षेत्र अविग्रहित की प्रॉपर्टी थी उनको सेटिस्फाई करे। अब हमें उसे सिद्ध करना है कि अनंत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो प्रमेय है, क्या पूछ रहा है, सिद्ध करो कि प्रत्येक क्रमित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र है। यानी अनंत क्षेत्र सिद्ध करना है, तो वो कैसे सिद्ध करेंगे, यानी उत्पत्ति क्या होगी, देखो अब हमें पता है कि दे क्या रखा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर कोई प्रमेय सिद्ध करनी हो तो सबसे पहले उस चीज़ को लेते हैं जो आपको दिया हुआ है, फिर हम क्या सिद्ध करते हैं कि जो हमें पूछा गया है उसको हम देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्रमित क्षेत्र दिया हुआ है, यानी वो क्रमित क्षेत्र को अनंत क्षेत्र प्रूफ करवा रहा है। तो यानी हमें दिया हुआ क्या है कि जो क्षेत्र दिया हुआ है वो क्या है, क्रमित क्षेत्र है। तो हम क्या लेके चलेंगे, क्रमित क्षेत्र को माना f एक क्रमित क्षेत्र है और AB बिलोंग्स टू F, साथ ही A नॉट इक्वल्स टू B, तब
तब यानी हमने क्या किया कि हम जो क्रमिक क्षेत्र हमें दे रखा था उसको मान के चले कि माना F कोई क्रमिक क्षेत्र होगा जिसमें दो अवयव हैं A और B। मैंने आपको बताया था क्रमिक क्षेत्र में आपको परिभाषा लिखाई थी, क्रमिक क्षेत्र कब होता है, जब वो क्या हो, क्रम अभिग्रहित को संतुष्ट करे। जब हम क्रम अभिग्रहित के नियम पढ़ रहे थे, चारों प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, वहाँ हमने दो ही एलिमेंट लेके चल रहे थे, दो अवयव लेके चल रहे थे X और Y। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, दो अवयव ले लिए A और B। X और Y ना लेके दो अवयव ले लिए A और B। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको अनंत क्षेत्र सिद्ध करना है। अनंत क्षेत्र सिद्ध करने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे क्या होंगे, अवयव होंगे। ठीक है, तो हमें पता है अगर कोई क्रमिक क्षेत्र है, अगर ये क्रमिक क्षेत्र है तो ये धनात्मक वर्ग भी रखेगा, क्योंकि आपको बताया है, मैंने परिभाषा लिखाई थी इससे पहले कि क्रमिक क्षेत्र क्या होगा, वो धनात्मक वर्ग। अगर कोई भी समुच्चय धनात्मक वर्ग रखता है तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास क्रमिक क्षेत्र कहलाता है। तो क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा का इस्तेमाल करके क्या लिखूंगा कि अगर A माइनस बी F में है, A माइनस बी F में है, या माइनस A माइनस बी F में है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, सॉरी P नॉट F, P की बात चल रही है क्योंकि धनात्मक वर्ग है P। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, A ग्रेटर देन B या A लेस देन B। दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो A बड़ा होगा या B बड़ा होगा। तो मैंने पहले मान के चला, माना A ग्रेटर देन B है, पहले लिखवा देता हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, A माइनस बी बराबर C ग्रेटर देन 0, यानी इसको उधर ले आया, A माइनस बी ग्रेटर देन 0 और C बिलोंग्स टू F, और क्या हो जाएगा, C बिलोंग्स टू F। अब A बिलोंग्स टू F कॉमा C बिलोंग्स टू F implies A प्लस C बिलोंग्स टू F। पुनः A प्लस C बिलोंग्स टू F कॉमा C बिलोंग्स टू F implies A प्लस C बिलोंग्स टू F। तो इसी टाइप से चलते चले जाएंगे। देखो इसमें हुआ क्या है, बेसिकली इसने क्या किया है, अनंत क्षेत्र सिद्ध करना था। अनंत क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो समुच्चय है, जो हमें क्या दिखाना है, अनंत क्षेत्र दिखाने के लिए हमें ये दिखाना है कि जो हम क्रमिक क्षेत्र लेके चले थे उसमें अनंत अवयव होंगे, यानी उसमें अनंत को, तुम अवयवों को गिन नहीं सकते, यानी अनंत होंगे। तो वही चीज़ की है कि आप क्या लेके चले थे, A भी लेके चले थे उस समुच्चय में से। और हमें पता है कि क्रमिक क्षेत्र क्या होता है, धनात्मक वर्ग रखता है। धनात्मक वर्ग में मैंने आपको बताया था कि x अगर P में है या माइनस एक्स P में है, ये परिभाषा आपको लिखवाई थी मैंने, परिभाषा में देखना आप उसमें। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है A माइनस बी P में है तो, और माइनस A माइनस बी P में है, तो यहाँ से क्या होगा, या तो A ग्रेटर देन B होगा या A लेस देन B होगा। तो मैं सबसे पहले ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि A ग्रेटर देन B होगा। अगर A ग्रेटर देन B होगा तो A माइनस बी कोई नंबर आएगा, C A माइनस बी क्या आएगा, नंबर आएगा। क्यों, जैसे A ग्रेटर देन B है, मान लिया 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 है, 4 ग्रेटर देन 2, तो इसमें से कुछ घटाओगे आप, 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, अगर A माइनस बी बराबर C है तो ग्रेटर देन 0 होगा, और C कहाँ से आएगा, F से आएगा। A F में है, C F में है, तो दोनों का योग भी F में आना चाहिए, क्योंकि क्रमिक क्षेत्र यही कहता है दोनों का योग भी क्या होगा, F में आएगा। A प्लस C F में है और C F में है, तो A प्लस C इस टाइप से करते चले जाओगे तो A प्लस C, A प्लस 2C, A प्लस NC, ये कहाँ हो जाएंगे, F में हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह देंगे कि प्रत्येक क्रमिक क्षेत्र क्या होता है, हमारे पास अनंत क्षेत्र होता है। एक बार इसको समझना, बकवास थ्योरम है, कोई काम की नहीं है, पर लेकिन एग्जाम सिलेबस में है तुम्हारे में, करवानी पड़ेगी। बहुत ही वाहियात और बकवास थ्योरम है, कोई मतलब नहीं है इसका। एक बार समझना, फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको इस प्रीमियम में तो आप सैटरडे को मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब आता है पूर्ण क्रम अभिग्रहित।
पूर्ण क्रमित क्षेत्र, हमने क्रमित क्षेत्र पढ़ा, ठीक है। क्रमित क्षेत्र क्या होता है, अब हम बात करेंगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र की, यानी पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता क्या है। पूर्ण क्रमित क्षेत्र क्या होता है, देखो पूर्ण क्रमित क्षेत्र, इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, एक क्रमित क्षेत्र F एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है यदि यह क्रम पूर्णता अभिग्रहित संतुष्ट करता हो। वास्तविक संख्या समुच्चय R एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कि कोई एक क्रमित क्षेत्र F एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है यदि वह क्रम पूर्णता अभिग्रहित संतुष्ट करता हो। क्रम पूर्णता अभिग्रहित, अब बात आती है सर क्रम पूर्णता अभिग्रहित क्या होता है। क्रम पूर्णता अभिग्रहित क्या होता है, तो इसको लिखते हैं हम, इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्रम पूर्णता यानी अगर कोई भी क्षेत्र इन कंडीशन को जो मैं लिखा रहा हूँ इनको सेटिस्फाई कर लेगा तो हम कह देंगे वो क्या होगा, हमारे पास पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा। तो देखो क्रम पूर्णता अभिग्रहित को हम एक ये भी बोलते हैं पूर्ण क्रम अभिग्रहित। पूर्ण क्रम अभिग्रहित ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है देखो, ये होता है पहला उच्चक अभिग्रहित। उच्चक अभिग्रहित, ठीक है। इंग्लिश में छोड़ो, ठीक है, कोई इंग्लिश मीडियम का नहीं है आपकी क्लास में, इसलिए इंग्लिश में रहने देते हैं। उच्चक अभिग्रहित क्या होता है, देखो उच्चक अभिग्रहित क्रमित क्षेत्र के प्रत्येक अरिक्त ऊपर की ओर परिबद्ध उपसमुच्चय का उच्चक क्रमित क्षेत्र में विद्यमान होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उच्चक अभिग्रहित क्रमित क्षेत्र के प्रत्येक अरिक्त ऊपर की ओर उप समुच्चय का उच्चक क्रमित क्षेत्र में विद्यमान होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई क्षेत्र दे रखा है, कोई क्या दे रखा है, क्रमित क्षेत्र दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसका क्या निकालोगे, उप समुच्चय बनाओगे। और उप समुच्चय का जो उच्चक होगा, यानी उप समुच्चय का जो भी सबसे बड़ा मान होगा वो किस में होना चाहिए, उस क्रमित क्षेत्र में क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उच्चक अभिग्रहित बोलेंगे। जैसे हम उसमें अनुक्रम में निकालते थे, अनुक्रम में हम क्या निकालते थे, उच्चक और निम्नक निकालते थे। यानी अगर आपको कोई ऐसा वास्तविक संख्या मिल जाए जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या हों, छोटे हों, तो उसको हम क्या बोलते थे,
उसको बोलते थे ऊपर से परिबद्ध और उच्चक मान बोलते थे। और अगर आपको कोई ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाए जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या आ रहे हो, बड़े आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, निम्न से नीचे से परिबद्ध बोलते थे और निम्नक मान बोलते थे। वही ऐसा यही है कि अगर आपके पास कोई क्रमित क्षेत्र है तो आपका क्या बनाओ, उसका उपसमुच्चय बनाओ, उस उपसमुच्चय का क्या बनाओ, क्रमित क्षेत्र बनाओ। अगर उस उपसमुच्चय का जो सबसे बड़ा मान आ रहा है, जो सबसे उच्चक मान आ रहा है, अगर वो क्रमित क्षेत्र में विद्यमान है, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, वो क्या होगा, उसका उच्चक अभिग्रहित होगा। अब नीचे बात करते हैं निम्नक अभिग्रहित की। निम्नक अभिग्रहित, निम्नक अभिग्रहित, निम्नक अभिग्रहित क्या होता है, देखो, एक निम्नक क्रमित क्षेत्र के क्रमित क्षेत्र के नीचे की ओर परिबद्ध नीचे की ओर परिबद्ध उपसमुच्चय का निम्नक क्रमित क्षेत्र में विद्यमान हो। वही परिभाषा है जो उच्चक के लिए थी, वही निम्नक के लिए, बस यहाँ पे फर्क क्या है, उसका निम्न मान होना चाहिए और उच्चक के लिए उसका उच्चक मान क्या होना चाहिए, क्रमित क्षेत्र में विद्यमान होना चाहिए। दोनों की परिभाषा क्या है, सेम है, बस उसमें उच्चक था, इसमें क्या है, निम्नक है। इसको बोलते हैं निम्नक अभिग्रहित, ठीक है। अगर कोई भी, इसको पूरे को बोलते हैं हम, उच्चक और निम्नक को, इसको बोलते हैं क्रम पूर्णता अभिग्रहित। अगर कोई भी समुच्चय यानी कोई भी क्रमित क्षेत्र अगर हमारे पास इन दोनों कंडीशन को, यानी उच्चक अभिग्रहित को और निम्नक अभिग्रहित को संतुष्ट करेगा, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा, ठीक है। वो क्या होगा हमारे पास, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। अब आगे देखते हैं और क्या है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पूर्ण अभिग्रहित क्षेत्र। अब देखो इसमें 3 या 4 प्रमेय हैं आपकी टोटल। इसमें क्या है, 3 और 4 प्रमेय हैं। वो 3-4 प्रमेय यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि उनमें उसको थोड़ा सा डिस्कस ज़्यादा करना पड़ेगा मेरे को। तो उन 3 से 4 प्रमेय को अपन सैटरडे को जब कॉलेज में मिलेंगे तब उनको मैं करवाऊंगा 3 से 4 प्रमेय को। तो आपको क्या करना है कि अब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3 और 4 प्रमेय होने पर आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। जितना आपके सिलेबस में था वो मैंने करवा दिया। 4 थ्योरम है आपकी जो मैं करवाऊंगा अभी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको मैं क्या करवाऊंगा, क्लास में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि उनको एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ दिखानी पड़ेगी। तो अगर आप फेस टू फेस होंगे तो उस चीज़ को समझाने में मुझे ईजी रहेगा। यहाँ समझाना मेरे लिए टफ है उन चीज़ को, ठीक है। तो 4 प्रमेय करवाने के बाद आपका ये 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। 2 यूनिट क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। आपकी पहले पेपर की 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। 4 प्रमेय और मैं करवाऊंगा, वो सैटरडे को करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सेकंड पेपर। दूसरा पेपर जो है हमारा वो है अवकल समीकरण। वो क्या है, अवकल समीकरण। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास तो मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इन सारी परिभाषाओं को पढ़ना है, सिर्फ सारी परिभाषाओं को समझना है, परिभाषाओं को समझना है। एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, एग्जाम्पल मैं इन सबके करवाऊंगा जिनके भी मैंने डेफिनेशंस लिखाई हैं, जो मैंने परिभाषाएं लिखाई हैं, उन सबका मैं एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। वो कराऊंगा सैटरडे को। जब आपकी 4 थ्योरम्स में करवा दूंगा तब मैं आपकी वो क्या करवाऊंगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैं थ्योरम करवाने वाला हूँ उसमें
में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए। अगर आपको परिभाषा याद नहीं है तो आप वो प्रमेय समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास 2 से 3 दिन है, 2 से 3 दिन है सैटरडे आने में, 3 से 4 दिन। हाँ, आज मंडे हो गया, 5 दिन है, आज मंडे है तो 5 दिन है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 दिन में ये परिभाषाएं समझनी है अच्छे से परिभाषाएं समझनी, याद नहीं करनी है, समझनी है। याद करोगे तो भूल जाओगे, तो आपको समझनी है कि कैसे हम क्या करते हैं, कैसे नहीं करते। ठीक है, अगला क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट पेपर, सेकंड पेपर अवकल समीकरण। तो तैयार रहे, अवकल समीकरण कल स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। 2 यूनिट आपकी इसमें हो चुकी हैं, फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट हो चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए पेपर के साथ, नई बुक के साथ। थैंक यू।